यार। हो गया स्टार्ट। चलिए, तो टुडेज टॉपिक इज रिसर्च एंड रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट हमारे लास्ट वाले क्लास में। आज रिसर्च को पहले समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों को भी मैंने बताया, रिसर्च मतलब फिर से दोबारा से कुछ फाइंड आउट करना, जो कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऐसे ही नहीं हमने किसी चीज़ के बारे में ऐसे ही रैंडमली के जो बोल दिया, हम सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू, सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू उसमें जाता है। तो रिसर्च का मीनिंग है री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स फाइंड, फिर से कुछ नया फाइंड आउट करना इज रिसर्च। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझेंगे रिसर्च को, जैसे कि एक ही कोई डिश है, ठीक है, कोई रेसिपी है, उसको आपने अलग तरीके से बनाया। लाइक अ स्टैंडर्ड रेसिपी टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर डिश मे बी मॉडिफाइड बाय एन एंटरप्राइजिंग शेफ टू इंट्रोड्यूस अ डिश इन न्यू टेस्ट। सेम उसी डिश को आप कुछ नए टाइप से प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आप उसमें कुछ नए मसाले ऐड कर दोगे और उसी रेसिपी को कुछ नए ढंग से बना लोगे, तो वो रिसर्च हुआ। वो ऑलरेडी वो सब्जी या कोई भी चीज़ को ऑलरेडी बनाया जाता है, पर आपने उसमें कुछ नया ऐड करके आप कुछ नए तरीके से पेश किया, कुछ नया प्रेजेंट किया, तो वो हुआ रिसर्च। अपने तरीके से आपने कुछ अपने टाइप से कुछ नए स्पाइसेस ऐड करके उसको नए ढंग से प्रेजेंट किया, दैट इज रिसर्च। तो उसका जो खुशबू है, उसमें नए मसाले की वजह से एक नया एरोमा आएगा और एक नई चीज़ बन के रेडी होगी, सेम उसी तरीके से, ठीक है। बस उसका जो मेथड है आपने डिफरेंट यूज़ किया, पहले किसी और ने उसको डिफरेंट मेथड से बनाया था, आपने कुछ डिफरेंट मेथड से बना के कुछ नया प्रेजेंट किया, दैट इज रिसर्च। सो अब आते हैं हमारे नए टॉपिक पे। हमने रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च कर लिया, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च किया, एंड क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च, ये टॉपिक हमारे लास्ट क्लास में कवर अप हो चुके हैं। सो द टुडेज नेक्स्ट एंड द न्यू टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर। गुड रिसर्च के क्वालिटीज हो गए थे कि अच्छी जो रिसर्च होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, आप वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को सारा वो वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर, अब जो अगर आप रिसर्चर हो समझो, तो आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, उस वो पढ़ता है। वॉट मेक्स अ गुड रिसर्चर इज सम undefinable, or is it something that we can practice and build upon? There are 10 कैरेक्टरिस्टिक। 10 है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि केवल 10 ही होते, 11वां नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हमने मेन मेन यहाँ पे मेन मेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइक जो रिसर्चर है, अब आप अपने आप को एक रिसर्चर समझ लीजिए यहाँ पे कि आप रिसर्चर हो। आपको फोर्थ सेमेस्टर में अपना एक डिसर्टेशन सबमिट करना है। तो डिसर्टेशन सबमिट करना, दैट मीन्स आप रिसर्च करने वाले हो किसी टॉपिक पे। लास्ट टाइम हमारा प्रज्ञा जी से वगैरह डिस्कशन हुआ था यही सब पे, है ना, आप थे ना प्रज्ञा जी लास्ट टाइम, हम कि रिसर्च लेंगे हम तो क्या टॉपिक हमारा होना चाहिए, इस टाइप से। तो आप अगर रिसर्चर हो और आप किसी टॉपिक को रिसर्च करना चाहते हो, तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे आपका रिसर्च एकदम परफेक्ट हो, प्रॉपर हो, आपका रिजल्ट आउटपुट आपको अच्छे मिले। तो यू शुड स्टे काम। तो पहली जो क्वालिटी होती है वो है स्टे काम, मतलब उसने शांत और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपना रिसर्च कंप्लीट करना चाहिए। स्टे काम, एक सेकेंड ना, लिख लीजिए इसको। हेलो, हाँ इशू, क्लास चल रही है, मैं लगाती हूँ क्लास के बाद, ठीक है, हाँ ओके। सो स्टे काम मतलब इट कैन बी स्ट्रेसफुल एट द टाइम, स्पेशली व्हेन यू हैव टू मीट, अभी इसको समझेंगे, मीट डेडलाइन प्रेशर और हैव ट्रबल विद द डेटाबेस एट द टाइम, यू जस्ट हैव टू फोकस एंड थिंक लॉजिकली, स्टे काम इन द सिचुएशन। जब आपके ऊपर, जब आप रिसर्च करते हो ना, बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, रिसर्च का हमको रिजल्ट भी जल्दी देना है। फिर क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं उतनी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा मन होता है रिसर्चर का कि मैं ये सब छोड़ दूँ, नहीं करूँ, ऐसे होता है कई बार। तो उसके लिए शांत और पेशेंस के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई यू नीड टू स्टे काम। एंड द सेकेंड वन इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी से अपना काम करना है आपको। इंटेलिजेंस, रिसर्च रिक्वायर्ड क्रिटिकल एनालिसिस बट मोस्ट ऑफ द कॉमन सेंस, मतलब आपको क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत है, बट एक कॉमन सेंस हमको होना चाहिए, एक इंटेलिजेंस, एक बुद्धि के साथ में हमको अपनी रिसर्च करना है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, देन वो हमारा वेस्ट जा रहा है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। सो इंटेलिजेंस इज मस्ट। थर्ड, एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड मीन्स आपका माइंड कैसा होना चाहिए, जब भी आपने किसी चीज़ को देखा,
तो आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आना चाहिए एनालिसिस करने वाला कि कैसे बनी होगी ये चीज़। लाइक आपके सामने एक फ़ोन भी आया, अगर हम नॉर्मल पर्सन है हम क्या सोचेंगे बस फ़ोन है, फ़ोन आता है। अगर आप रिसर्चर की क्वालिटीज़ क्या होती है, वो हमेशा सोचेगा कैसे इसमें कॉल आता है, यहाँ तो कोई ये तो वायरलेस है, देन सिम कैसे काम करता होगा, देन इसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे, देन उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होगा। इस टाइप के जिनके क्वेश्चन आते हैं ना, वो अच्छे रिसर्चर की निशानियां हैं। ठीक है, तो इस टाइप का माइंड, आपका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए आपके अंदर। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे बनी होगी, देन मैं इसको एनालिसिस करूँ कौन सा पार्ट कैसे काम करता होगा। ये अच्छे रिसर्चर्स की क्वालिटीज़ हैं। अगर हमारे माइंड में कोई सवाल ही नहीं होगा तो हम आंसर ढूंढेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। सो द माइंड शुड बी एनालिटिकल, रिसर्चर शुड बी एबल टू टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज द सिचुएशन दे प्रोसेस। जो भी वो सिचुएशन, जो भी वो स्टेप्स लेने वाला है उस रिसर्च को करने के लिए, उन स्टेप्स को प्रॉपर एनालिसिस करके देन उसमें आगे बढ़ने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। फोर्थ इज क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा जिसको बोलते हैं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, एन एंडलेस थर्स्ट फॉर नॉलेज is what sets the best of the best apart from the others. Good researcher constantly strive to learn more. मतलब एक जो भूख होती है ना, भूख होनी चाहिए कि मेरा ये काम मुझे कंप्लीट करना है, अच्छे से मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे प्रॉपर रिसर्च करनी है। मुझे कुछ भी नहीं देते ना रिसर्च करके, कुछ फाइंड आउट ही नहीं हो और हमने अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर दिया, ऐसे नहीं। उसके अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जानने की। तो ये अच्छे रिसर्चर की पहचान है। फिफ्थ इज क्विक थिंकर, जल्दी से उसके माइंड में सवालों के जवाब, नए क्वेश्चंस ये जल्दी जल्दी आने चाहिए। क्विक थिंकर, थिंग्स डोंट ऑलवेज गो वेल, सो यू नीड टू बी एबल टू थिंक फास्ट। अपने को हमारी रिसर्च में जब भी कुछ नया प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, इवन कई टाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हमेशा जो रिसर्चर होता है वो सोचता है छोड़ दो अब ये रिसर्च, कुछ फायदा नहीं है, मेरे को कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा, मुझे कोई प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा, इस टाइप की चीज़ें होती है, तो हम रिसर्च छोड़ देने का भी कई बार सोचते हैं। तो क्विक थिंकर होना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम आई तो ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकालना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपैथी। It always a good skill to have a sympathetic ear when you hear the crisis of some respondent. हमको पता है ये दूसरे रिसर्चर अपना काम किसी कारण से नहीं कर पाए, उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो हमको सिंपैथी उनके साथ में होनी चाहिए, लेकिन हमको अपने काम को रोकना नहीं है। ठीक है, हमको अपने काम में आगे बढ़ते चले जाना है। देन द कम्युनिकेशन, communication, communication skill are an essential asset for every researcher, not only with the team member, but they also have to communicate with co-author and जर्नल पब्लिशर्स एंड फाउंडर्स। सबके साथ में कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए। किनके साथ में, अपनी जो टीम है जिनके साथ में, टीम इन द सेंस आप जब रिसर्च करते हो अकेले तो नहीं कर पाओगे कोई भी रिसर्च, आपको कोई ना कोई हेल्प लगेगी। जैसे कि हमने उस दिन बात की थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, थ्योरेटिकल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको बहुत सी टीम लगेगी जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में आपको किसी न किसी की हेल्प भी ज़रूरत होगी, जिनके साथ मिलके आप काम करने वाले हो। तो 2, 3, 4, 5 लोगों की आपकी टीम होगी। देन आप जिन पे करने वाले हो, जो पेशेंट हैं या जो भी जिन लोगों पे आप रिसर्च करने वाले हो, वो एक पूरी टीम बन जाएगी। तो उनके साथ में अच्छा कम्युनिकेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है अच्छी रिसर्च के लिए। ठीक है, कभी वो लोग आने तैयार हैं, नहीं है, तो आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन उनके साथ में डेवलप करना पड़ेगा। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्चर। ये मेन मेन क्वालिटीज़ हैं, तो ये नोट डाउन करिए। और आज मैंने एक अच्छा पीडीएफ आप लोग को शेयर किया है, उसमें आपको काफ़ी सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बुक्स में अच्छे आंसर्स मिलते हैं। छोटे छोटे पीडीएफ में एक एक का आंसर मिलेगा, फिर दूसरे के लिए आपको दूसरा सर्च करना पड़ेगा। एक बुक में अच्छा कंटेंट मिलता है और बुक्स के कंटेंट ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है ना, अच्छे बुक्स के कंटेंट ऑथेंटिक होते हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ये हुआ क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्चर। एंड नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे हम। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव, मतलब आप अपनी रिसर्च से चाहते क्या हो।
जैसे कि प्रज्ञा जी ने लास्ट टाइम आपने अष्टांग योगा बताया था, शायद आप ही ने बताया था अष्टांग योगा। तो अष्टांग योगा अम, जैसे समझ लीजिए, फिर मैंने बोला था कि माइक्रो लेवल पे जाइए, मतलब आप किसी एक योगा में से कोई एक पार्ट पे रिसर्च करिए। किसी की किसी डिसीज पे वर्क कर रहे हैं तो उस डिसीज पे कौन सा प्राणायाम या कौन सा आसन बेनिफिट हो रहा है। समझो आपने ऐसे रिसर्च कर लिया कि उनको बैक पेन था, और बैक पेन पे आपने 10 लोगों पे रिसर्च किया कि उनको 5-6 आसन करवाए डेली, ठीक है। और ये रिसर्च आपका 2 to 3 मंथ चलते रहा, उसके बाद उनको बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छा उनको लगा, उनका बैक पेन पूरी तरह से रिलीज हो गया। बट आपको ये नहीं पता चल पाया ना कि किस आसन से बेनिफिट हुआ, है ना। तो हम प्रॉपर आंसर पे नहीं, जो क्वेश्चन आपके माइंड पे था ना कि कौन सा आसन वर्क करता है, उस आंसर पे आप नहीं पहुंचे। आप किस आंसर पे पहुंचे कि योगा असर करता है, योगा बेनिफिशियल है। बट इस आंसर पे नहीं पहुंच पाए कि कौन सा आसन बेनिफिशियल है। हम अगर माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो हम एक आंसर फाइंड आउट करेंगे कौन सा ऐसा आसन है जो सबसे ज्यादा अच्छा वर्क करता है ना। तो हमको नहीं समझ में आया इसमें कौन से आसन ने ज्यादा अच्छा वर्क किया, किसी ने नहीं किया, हो सकता है किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो तो सपोर्टिव था ना आसन, उसने भी बेनिफिट किया। तो एक सेकेंड। तो हम माइक्रो लेवल पे इसलिए जाते हैं कि हमको हमारे क्वेश्चन का प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर मिल सके, ठीक है। तो हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि अभी हम से बैक पेन पे कौन सा आसन वर्क करेगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एम एंड ऑब्जेक्टिव में आंसर अंतर मतलब डिफरेंस समझते हैं। हर रिसर्च का एक एम होता है और कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम एक क्यों होगा और ऑब्जेक्टिव्स कई सारे क्यों होंगे, वो मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो एंड में समझते हैं उसको। द एम क्या है, द मेन एम ऑफ, पहले एम करके हेडिंग दीजिए। एम, एम ऑफ द रिसर्च, aim of the research, the main aim of the research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered yet. That means एम एक ऐसी चीज होगी जो आपकी रिसर्च से आपको ढूंढ के लाना है उस क्वेश्चन का आंसर, और जो आज तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ ऐसा आंसर, ठीक है। आज तक जो डिस्कवर नहीं हो वो आंसर आप एम के थ्रू ढूंढते हैं, इसलिए एम हमेशा एक होगा रिसर्च का। बट ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैसे बहुत सारे होंगे, अब समझो। आप बैक पेन पे आसन का बेनिफिट ढूंढ रहे थे, आपने उनको समझिए केवल एक आसन अर्धभुजंगासन करवाया। जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अर्धभुजंगासन करवाया, उनको लोअर बैक में पेन था। 10 से 15 लोगों पे आपने रिसर्च की, 1 मंथ तक करते रहे। 1 मंथ तक करवाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और उनका बैक पेन पूरी तरह से ठीक हो गया, ठीक है। तो आपका, आप किस क्वेश्चन को लेके चले थे, आपका क्वेश्चन क्या था, आपको बैक पेन पे अर्धभुजंगासन का बेनिफिट देखना था, कितना फर्क पड़ता है। आपका क्वेश्चन तो एक ही था ना, आप एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, मिल गया आपको कि अर्धभुजंगासन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है बैक पेन में। आंसर मिल गया, मतलब एम पता चल गया। बट ऑब्जेक्टिव क्या होंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि वो पहले से ज़्यादा हेल्दी रहने लगे, ठीक है। उनको जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारा जो चेस्ट पोर्शन होता है वो पूरी तरह से ओपन अप हो जाता है, मतलब हमारा लंग्स का पोर्शन। तो उनको ब्रीदिंग में अब पहले थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी था साथ में, मतलब हम बाय प्रोडक्ट देख रहे हैं अभी। उनको अभी उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, उनकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। अब उनको जो पहले थोड़ा ब्रीदिंग का इश्यूज थे वो नहीं होते, उनको नींद अच्छी आने लगी। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर है। जो आप आंसर ढूंढ रहे थे वो तो हो गया एम, बट उसके साथ में जो बेनिफिट हुए ऑब्जेक्टिव्स, जो बाय प्रोडक्ट्स बोल सकते हो आप इसको, क्लियर है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट्स मीन्स ईच रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस, मतलब हर एक स्टडी का एक स्पेसिफिक पर्सन होता है, पर्पस होता है, जो कि एम हो गया। बट वी मे थिंक ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एज फॉलोइंग इनटू अ नंबर ऑफ फ्लोइंग ब्रॉड ग्रुपिंग, मतलब उसके अलावा जो नंबर ऑफ बेनिफिट्स उनको होते हैं ना, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। टू गेन फैमिलैरिटी विद अ फिनोमिनन, टू द अचीव न्यू इंसाइट इनटू, जैसे कि हमने बताया कि भुजंगासन हम केवल बैक पेन के लिए देख रहे थे, हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एम हो गया। बट उसके साथ में हमको क्या क्या बेनिफिट मिले, उनकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हुई, उनकी नींद अच्छी हो गई, उनकी पहले नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती थी, उनकी स्लीप जो की क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, ठीक है ना। तो ये हुए आपके ऑब्जेक्टिव्स।
क्लियर है ना? समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव्स और एम में क्या फ़र्क होता है? क्लियर? हिना जी, प्रज्ञा जी, दिव्या जी, क्लियर है ना? ओके, हाँ, ऑफ कर दीजिए फिर से। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैज़ुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो इस तरह से एम्स इसलिए बोलते हैं एम ज़्यादा हो सकता है आपकी स्टडी के बट आपका सॉरी एम आपका एक ही रहेगा बट ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हो सकते हैं जो उनको बाय प्रोडक्ट उनको जो साथ में और बेनिफिट मिलेंगे नंबर ऑफ बेनिफिट वो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मैथडोलॉजी। दोनों में क्या डिफरेंस है? सुनने में दोनों सेम लगते हैं मेथड और मैथडोलॉजी बट दोनों में डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। Research method and research methodology are two terms that are often confused जिनकी वजह से हम कंफ्यूज हमको लगता है दोनों ही सेम है बट दोनों डिफरेंट है एज वन एंड सेम बट दे आर नॉट सो एंड दे शो डिफरेंस बिटवीन दैम। क्या डिफरेंस है? रिसर्च मेथड को पहले समझ लेते हैं। मेथड मीन्स वो होता है आर द मेथड बाय विच यू कंडक्ट रिसर्च इनटू अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक। मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट जो भी चीज़ें यूज़ करते हो अपने रिसर्च के लिए, ठीक है? लाइक आप बीपी पे काम कर रहे थे किसी के बीपी पेशेंट पे, तो आपने आसन तो दिया उनको, प्राणायाम भी दिए, सब कुछ दिया बट आप बीपी तो चेक करोगे, कोई मेथड तो यूज़ करोगे जिस मेथड के थ्रू आप अपनी स्टडी को अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने वाले हो। तो जो मेथड जो चीज़ें यूज़ होती हैं जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो होती है रिसर्च मेथड, ठीक है? जिस भी मेथड के थ्रू आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने वाले हो जो जो भी आप चीज़ें यूज़ करने वाले हो जो भी सारा मतलब उसमें जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं आपके एक्सपेरिमेंट में वो सब आएगा रिसर्च मेथड में। ओके, नाउ द रिसर्च मैथडोलॉजी explain the method by which you may proceed with your research। रिसर्च मेथड इसमें जो आप एक प्लान बनाते हो ना अपनी एक्सपेरिमेंट को लेके वो प्लान होता है रिसर्च मैथडोलॉजी। मतलब मैथडोलॉजी के अंडर आएगा मेथड। आप जो प्लान बनाओगे उसमें क्या क्या लगेगा वो मेथड हो गया, ठीक है ना? क्लियर है? आप एक प्लान बनाओगे किसी चीज़ को करने के लिए आपने सोचा कि मुझे ये स्टडी करनी है तो किस तरीके से करनी है आपने एक प्लान आउट किया ना उसको कि मैं इस प्लान के थ्रू जाऊंगी तो वो जो प्लान है वो मैथडोलॉजी है बट उसमें क्या क्या यूज होने वाला है वो मेथड है। क्लियर? मैथडोलॉजी में मेथड्स यूज होंगे। सो एक्सप्लेनिंग द मेथड बाय विच यू में ये मेथड को एक्सप्लेन करती है मैथडोलॉजी, ठीक है? रिसर्च मेथड इन्वॉल्विंग कंडक्ट रिसर्च मेथड में क्या क्या आता है? एक्सपेरिमेंट आएंगे, टेस्ट आएगा, ये मेथड में आएगा। ओके, मतलब क्या क्या यूज होता है वो आएगा मेथड में और जो पूरा प्लान होता है वो है मैथडोलॉजी। रिसर्च मेथड इन्वॉल्व्स कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, सर्वे, इस टाइप की चीजें मेथड में आएंगी। और मैथडोलॉजी में क्या आएगा? मैथडोलॉजी इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ वेरियस टेक्निक, अलग अलग टेक्निक को बोलते हैं मैथडोलॉजी, दैट कैन बी यूज इन द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। अभी भी अगर नहीं समझा होगा तो मैं एक बार फिर से आपको दूसरे वर्ड्स में बताती हूँ। रिसर्च मेथड वो मेथड बाय विच यू कंडक्ट रिसर्च लाइक सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं एंड द रिसर्च मैथडोलॉजी मतलब वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन रिसर्च। मतलब दोनों में क्या फर्क हुआ? हिना जी कुछ क्वेश्चन है? मैं इसका क्वेश्चन पेपर शेयर करती हूँ अगर मेरे पास होगा तो, ठीक है? मैं आपको शेयर करूंगी अगर मेरे पास का पेपर होगा तो, जहाँ तक ये होना चाहिए। तो क्या होगा, हम आज हमारा ये कंप्लीट ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो हम इसके पेपर को एक बार डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। पेपर को डिस्कस कर लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मैंने पढ़ा है कहीं पे, एक सेकंड एक चेक करते हैं, क्लास के एंड में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? मैं चेक करूंगी मेरे पास अगर होगा तो अभी डिस्कस कर लेंगे। तो हमको मेथड और मैथडोलॉजी का डिफरेंस समझ में आ गया। मेथड मीन्स आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो या एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं समझो, ठीक है?
हमने किसी रिसर्च को लैब में कंप्लीट किया, लैब में हमने कुछ कुछ मिक्स किया और हमको एक रिजल्ट आ गया, तो वो क्या हुआ, लैब में हुई वो रिसर्च। और एक रिसर्च ऐसी इसमें आपने 10-15 लोगों के घर जाके सर्वे करवाया, उनसे कुछ डिटेल मांगे सबके, फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचे, तो एक में सर्वे था, एक में लैब यूज हुई। तो ये क्या हुआ, मेथड हो गए। बट मैथडोलॉजी क्या होगी, एक टेक्निक, उसका प्लान, एक प्रोसीजर, दैट इज रिसर्च मैथडोलॉजी। So research method is a systematical way to solve a problem. It is a science of studying how research is to be carried out. Um, okay, it is also defined as a study of method by which knowledge of the gain. जिसमें मैथडोलॉजी में हम मेथड को स्टडी करते हैं, मतलब मैथडोलॉजी बड़ी चीज है, उसमें मेथड्स आएंगे सारे. All the methods used by a researcher during a research study are termed as research method. Research method aim at finding solution to research problem. On the other hand, research methodology aims at the employment of the correct procedure. मतलब उसका करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा, वो आएगा रिसर्च मैथडोलॉजी में. तीन टाइप की होती है मैथडोलॉजी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड. जो रिसर्च मैथडोलॉजी है उसके टाइप कौन कौन से हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड. एक तो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, दूसरा क्वांटिटी पे, और तीसरा वाला जो वो मिक्स्ड मेथड होगा. अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि मैथडोलॉजी की ज़रूरत क्या है रिसर्च करते टाइम पे, ठीक है. मैथडोलॉजी की क्या ज़रूरत है. अब ऐसे समझ लीजिए कि आप अभी एमए कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सिलेबस नहीं है, तो कैसी पढ़ाई होगी, काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी पढ़ाई. हमको यही नहीं पता नेक्स्ट क्लास किस चीज़ का होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा. जैसे अभी आपने क्वेश्चन के बारे में बोला कि इसमें क्वेश्चन पेपर कैसे आता है. क्या करोगे आप, क्वेश्चन पेपर देख के आप प्लान करोगे कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करूं जिसमें सारे क्वेश्चन के आंसर कवर हो जाए, है ना. मैं जब नोट्स बनाने बैठूं, तो ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसके सारे क्वेश्चन के आंसर के नोट्स में रेडी करके रखूं, तो क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा नेक्स्ट पेपर के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए, है ना. क्यों, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप से पूछा गया, तो उससे मिलता जुलता ही अभी पूछेंगे, या ये चीज़ें आएंगी. तो आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर प्लान कर रहे हो अपने पढ़ाई के लिए, करेक्ट ना. अब समझो सिलेबस ही आपके पास नहीं है, तो आपको यही नहीं पता कि आपको कल की क्लास में क्या पढ़ना है. ऐसा ही है बिना मैथडोलॉजी के रिसर्च करना. मैथडोलॉजी मतलब प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर रिसर्च. क्लियर है अभी. मैथडोलॉजी का मतलब होता है प्रॉपर प्लानिंग करना, उस प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें यूज होंगी वो होगा मेथड. अब तो समझ आ जाना चाहिए मुझे लगता. ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन आई थिंक सो नहीं होना चाहिए. फिर भी है, रिकॉर्डिंग को 4 बार 5 बार देखना, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा. फिर भी ना हो, फिर पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रोशनी जी माइक म्यूट कर लीजिए. तो ये तीन टाइप के हमारे. अब इम्पोर्टेंस मैंने बताया, इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि इट इज़ नेसेसरी फॉर अ रिसर्चर टू डिज़ाइन अ रिसर्च मैथडोलॉजी. इसे हमने अभी डिस्कस किया कि बिना डिज़ाइन करे हम कोई चीज़ को अच्छे से नहीं कर सकते. अगर आपको सिलेबस या आपको क्वेश्चन पेपर ना दिया जाए, तो आपकी पढ़ाई भी ऐसे अस्त व्यस्त रहेगी, आपको नहीं पता कि मुझे कैसे प्लान करूँ पढ़ाई को, कैसे मैं आंसर, कैसे मैं नोट्स प्रिपेयर करूँ. वैसा ही सेम है मैथडोलॉजी. मैथडोलॉजी को फॉलो करके हम अपनी रिसर्च को प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में ले जा सकते हैं आगे. हाँ, प्लानर जैसे ही हो गया. जैसे आपके पास सिलेबस है ना, तो आप प्लान करके पढ़ाई कर रहे हो. सिलेबस के थ्रू कि हाँ, ये एक टॉपिक हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये वाला करेंगे, तो फिर इतने दिनों में कवर हो जाएगा. लेकिन आपको सिलेबस ही ना दिया जाए, तो फिर प्लान नहीं हुआ ना प्रॉपर. पता नहीं क्या पढ़ाएँगे, पता नहीं क्या नया चैप्टर होगा, पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐसे. तो मैथोडोलॉजी भी वैसा ही है, प्रॉपर प्लान है आपके रिसर्च का. ठीक है, क्लियर है? अब रिसर्च अप्रोचेस और पढ़ लेते हैं. अब मैं अभी 5 मिनट में ही हो जाएगा, उसके बाद हम देख लेते हैं, मेरे पास अगर पेपर होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे. रिसर्च अप्रोचेस, हम अपनी रिसर्च को एग्जामिन करते हैं, उसको बोलते हैं अप्रोचेस. देयर आर डिफरेंट वे टू एग्जामिन एंड एक्सप्लेन अ स्टडी एंड इट्स फाइंडिंग बेस्ड ऑन यूजिंग नंबर
एज अ मीजर, अ डिस्क्रिप्टिव स्टाइल और ए मिक्सचर ऑफ बोथ। हम तीन टाइप से अपने रिसर्च को एग्जामिन करते हैं। वो है रिसर्च अप्रोच। कौन कौन से हैं अभी बताया, जो वही थे। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मतलब ये आपको टाइप में भी आ सकता है और ये रिसर्च अप्रोचेस में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब टाइप, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी कितने टाइप की होती है, इन तीन टाइप से करते हैं। और हम ऐसे बोले कि हम अपनी रिसर्च को एग्जामिन कैसे करते हैं, तो वो भी वही चीज़ है, तीन टाइप से। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड। तो जो पहला है क्वालिटेटिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। दिस मैथड एम टू एड्रेस सोसाइटी साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल इशू एंड involve naturalistic and interpretative approaches to different subject matters. There are two general criteria include the way to do things. मतलब क्वालिटेटिव किसी चीज़ को, क्वालिटेटिव रिसर्च एम टू कलेक्ट प्राइमरी फर्स्ट एंड टेक्सचुअल डेटा एंड एनालाइज इट यूजिंग स्पेसिफिक मेथड। मतलब जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसको स्पेसिफिक मेथड के थ्रू एनालाइज करना, ये है क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, अब इसमें भी कई टाइप होते हैं बट उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज शायद आपको उतना नहीं आएगा। आप ये तीन टाइप इतना करके रखिए, उस टाइप से नोट्स बना के। क्वालिटेटिव में क्या होता है, हम प्राइमरी सेकेंडरी डेटा जो भी होता है, अभी आपने डेटा नहीं पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या है, वो बाद में पढ़ेंगे। बट डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया है उसको स्पेसिफिक मेथड के थ्रू क्या करना, एनालाइज करना, दैट इज क्वालिटेटिव अप्रोच। एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। अब इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है क्वांटिटेटिव, मतलब इसका डेटा कैसा रहेगा, क्वांटिटी में रहेगा, नंबर्स में रहेगा। दैट इज दिस इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसमें वैल्यूज कैसी रहेंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी, ठीक है ना। तो नाम से ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। In other words, qualitative method are the ways to determining social reality and employing specific question to achieve numerical data for the specific purpose. इसमें numerical data use होता है, एनालिसिस हम numerical data पे करते हैं, तो ये quantitative हुआ। क्वांटिटेटिव के भी कई टाइप होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हम। तीसरा है मिक्स्ड मेथड। Mixed method. Mixed method simply employ a combination of both qualitative and quantitative. इसके भी नाम से समझ में आ रहा है, मिक्स मतलब इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के डेटा को एनालिसिस करके जो टेक्निक होती है वो कहलाती है मिक्स्ड मेथड। ओके, क्लियर। However, the focus can be on both method equally or one of the method considering the selected integration process. तो ये तीन टाइप के अप्रोचेस हैं, या बोल लीजिए तीन टाइप की टाइप हैं हमारे रिसर्च मैथडोलॉजी के। अगर आपको डेटा वगैरह भी होगा सिलेबस में, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डेटा कलेक्शन और डेटा कितने टाइप का होता है इस बारे में एक लेक्चर और इस पे लेंगे। एक बार में मैं सिलेबस को चेक कर लूँगी, जस्ट अ मिनट, एक